बेल भी नहीं देंगे, अनशन भी नहीं देंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को लेकर चल रहे आंदोलन की। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर को भोर में अरेस्ट किया गया, कुछ घंटों तक पटना के चारों ओर घुमाया गया और फिर अदालत में पेश किया गया। पेशी में जज ने जमानत की शर्त रखी और पीके ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जिन छात्रों की बिना पर यह आंदोलन हो रहा है और राजनीति हो रही है, उनका क्या कहना है। इसके बाद रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अब केस की वो डिटेल सामने आई जिसे सुने तो पता चलता है कि एक पत्रकार की हत्या के लिए कैसे बर्बर तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद एक नए वायरस HMPV के बारे में जानेंगे। क्या कोरोना जैसी स्थिति फिर से बन सकती है या घबराने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के नक्सल अटैक की बात करेंगे, जहां 9 शहीद हुए। दिन की सुर्खियां भी होंगी, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बात, दिल्ली में चल रही राजनीति, भद्दे बयान, आरोप प्रत्यारोप, इन सब पर बात करेंगे। Brought to you by Sensodyne K and I10। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बीपीएससी आंदोलन। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट ने आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने प्रशांत को बेल दी थी, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जेल भेजा गया। पूरी कहानी को शुरुआत से जानते हैं। जगह पटना का गांधी मैदान। यहां मौजूद गांधी प्रतिमा के नीचे 3 दिन से प्रशांत किशोर बाकी बीपीएससी के अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ और अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन 6 जनवरी की भोर 4 बजे अचानक मैदान में भारी संख्या में पुलिसकर्मी आए। गांधी मैदान देखते ही देखते छावनी में तब्दील हो गया। फिर पुलिस का एक बड़ा जत्था प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा और ठीक इसी समय प्रशांत के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। कई लोग उन्हें हाथ पैर पकड़कर पुलिस से बचाने की जद्दोजहद करने लगे। एक कार्यकर्ता ने प्रशांत को पीछे से पकड़ा तो पुलिस ने उसे हटाने के लिए सर पर थप्पड़ मारा। फिर आरोप लगे कि पुलिस ने जन स्वराज नेता को मारा। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने सभी को घसीट कर किनारे किया। प्रशांत जिस चादर पर बैठे थे उसे खींचकर हटाया और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रशांत की गिरफ्तारी पर आक्रोशित समर्थकों ने पुलिस पर तमाम इल्जाम लगाए। सुनते हैं। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है, बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक स्थिति नीतीश कुमार अपना खो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के द्वारा हाथ चलाया, बिल्कुल गलत बात है। प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए, उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है। प्रशांत की पार्टी जन स्वराज ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए एक्स, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके हैंडल पर लिखा, नीतीश कुमार की कायरता देखिए। उनकी पुलिस ने पिछले 5 दिनों से ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को रात 4 बजे जबरन हिरासत में लिया। साथ में बैठे हजारों युवाओं को भी अज्ञात जगह पर ले गई। वहीं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस प्रकरण पर कहा कि प्रशांत को पहले ही वहां से धरना हटाकर निर्धारित स्थल यानी गर्दनी बाग में जाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर पटना एम्स पहुंची। कोशिश की कि उन्हें वहां जांच के लिए दाखिल कराया जाए, लेकिन एम्स प्रशासन ने मना कर दिया। प्रशासन की मनाही के बाद पुलिस को उन्हें लेकर बाहर आना पड़ा, लेकिन तब तक समर्थक एम्बुलेंस के आगे लेट चुके थे। पुलिस ने फिर उन्हें घसीट कर हटाया। इसके बाद करीब 4 घंटे तक प्रशांत किशोर को पटना में गाड़ी में घुमाते रहे पुलिस के लोग और उसके बाद फतुहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां पर परीक्षण के बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में एसडीजेएम आरती उपाध्याय के सामने पेश किया गया।
और यही हुई बहस। दरअसल प्रशांत पर 2 केस थे। पहला 29 दिसंबर को गांधी मैदान से लेकर सचिवालय तक किए गए मार्च को लेकर, और दूसरा 2 जनवरी को, जिसमें उन पर अनाधिकृत तरीके से प्रोटेस्ट करने के इल्जाम लगाए गए। कोर्ट में हुई जिरह में प्रशांत किशोर को 29 दिसंबर वाले केस में तो फौरन जमानत मिल गई, लेकिन 2 जनवरी के केस में जमानत के लिए कुछ शर्तें रखी गई। उनके वकील शिवानंद के मुताबिक एक शर्त ये भी थी कि प्रशांत ये बॉन्ड भरें, मुचलका भरें, कि वो भविष्य में ऐसा धरना नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी हो। ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी, और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। एक तरफ प्रशांत ने पीआर बॉन्ड पर साइन करने से इनकार किया, दूसरी तरफ कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहा। आखिरकार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर बेऊर जेल भेज दिया गया। प्रशांत का कहना था कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं और वहां पर भी अपना अनशन जारी रखेंगे। मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूँगा। कुछ देर पहले खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर को जेल से रिहा कर दिया गया है, और खबर ये भी है कि 8 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। क्या बातचीत होगी वो भी आपको बताएंगे। गर्दनी बाग में स्टूडेंट्स इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और इनका कहना है हम प्रशांत किशोर का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं रमांशु सर, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर एक बार बाहर आ जाएं, फिर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अब प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बात करते हैं वो भी पता चलने पर आपको बताएंगे। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के दौरान राजनीति भी होती रही। सबसे पहले सुनते हैं सूबे के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को। हमको इससे क्या रजा देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए, जो हम लोगों के साथ है, एक वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहाँ से हम सही थे। ये तो हुई नेता नगरी की बात। हमारे संवाददाता रजत और राशिद इस पूरे मामले की ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि दिन भर की गतिविधियां क्या रही। 6 जनवरी की सुबह तकरीबन 3:40 पर प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से डिटेन कर लिया जाता है। बीती 2 जनवरी शाम 5 बजे से वो आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन 6 जनवरी की सुबह उन्हें डिटेन किया जाता है। पुलिस आती है गांधी मैदान से, उन्हें ले जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं उन्हें सबको गांधी मैदान से बाहर कर दिया जाता है। आलम ये था कि ना मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा था, ना जो अंदर का कोई व्यक्ति उसे बाहर आने दिया जा रहा था। पहले प्रशांत किशोर को एम्स ले जाया जाता है और फिर जानकारी मिलती है कि एम्स के डॉक्टर उन्हें एडमिट करने से मना कर देते हैं। उसके बाद जब एम्स से प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बाहर निकाला जाता है तो जो प्रशांत किशोर के समर्थक होते हैं वो एम्बुलेंस के सामने ही लेट जाते हैं। वहाँ पर तकरीबन 30-40 मिनट अवरोध की स्थिति होती है। उसके बाद पुलिस बल का प्रयोग करती है और वहाँ से एम्बुलेंस निकलती है। लेकिन आगे जाके 30-40 किलोमीटर आगे जाके जो उनकी गाड़ियों का पीछा, एम्बुलेंस का पीछा कर रही थी गाड़ियाँ, उन्हें भी रोक लिया जाता है और सारी गाड़ियों को सीज़ कर जो लोग उसमें मौजूद होते हैं उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद ये खबर आती है कि 10-11 बजे उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और इस बीच प्रशासन की ओर से कन्फर्मेशन आ जाता है कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट के कारण ये हैं, उन पर 2 मुकदमे चल रहे थे। एक जो 29 दिसंबर को एक मार्च निकला था उसको लेकर, और एक जो वो बिना इजाज़त गांधी मैदान में अनशन कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि गर्दनी बाग ऑथेंटिक ऑथराइज जगह है, वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहिए, गांधी मैदान की उन्हें पास परमिशन नहीं थी। और ये जब मामला सिविल कोर्ट पहुँचा तो CGM सेकंड के सामने उनकी पेशी हुई। पहले केस में उन्हें बेल मिल गई और 25,000 रुपये की मुजलके पर, लेकिन दूसरे केस में उन्हें कंडीशनल बेल मिल रही थी। कहा जा रहा था कि इस कंडीशन पर उन्हें बेल मिलेगी कि वो दोबारा गांधी मैदान में प्रदर्शन पर नहीं बैठ पाएंगे। प्रशांत किशोर इस बात से नहीं सहमत हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो जेल जाएंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर को जेल से रिहा कर दिया गया है। पर उन विद्यार्थियों का क्या जो सरकारी इम्तिहान की तैयारी के लिए अपने अपने घरों से
भात लेकर, अपने अपने घरों से दाल लेकर और इन अंजुरियों से भी ज़्यादा अपने अपने घरों से अरमान लेकर आते हैं। कभी पटना, कभी पूर्णिया की तैयारी करेंगे, इम्तिहान ठीक से होगा और हम काबिल हुए तो सिलेक्ट होंगे। उन विद्यार्थियों का रुख भी तो जान लेते हैं बीपीएससी के इस आंदोलन और इस पर नीतीश सरकार के रवैये और बाकी दलों की राजनीति को लेकर। सीधी सी बात है, अगर परीक्षा एक पद की है तो अगर नौकरी एक पद के लिए आप दे रहे तो परीक्षा भी एक पद की, एक तरीके की होनी चाहिए। आप अलग अलग तरह का पेपर निकालने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन करेंगे, आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना, और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ये हर किसी को पता है। नॉर्मलाइजेशन मतलब सीधे तरीके से परीक्षाओं में धांधली होने का एक लीगल तरीका आप निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है। जहां नौजवान वहां लल्लन टॉप, इसलिए इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब रुख करते हैं पत्रकार मुकेश चंद्राकर के केस के बारे में। रविवार 5 जनवरी की देर रात मुकेश के कत्ल के मुख्य आरोपी और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें बीजापुर लाया जा रहा है, जहां अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ भी होगी। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस केस में 3 अन्य आरोपियों रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को 4 जनवरी को ही हिरासत में ले लिया गया था। इनमें से महेंद्र रामटेके ठेकेदार सुरेश की कंपनी में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है, वहीं रितेश और दिनेश सुरेश के भाई हैं। कुछ खबरों में यह भी बताया गया कि रितेश रिश्ते में मारे गए पत्रकार मुकेश का दूर का रिश्तेदार भी लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखें, ये चचेरे भाई वाला जो दूर के रिश्तेदार वाली थ्योरी है, क्योंकि इससे केस की कहानी खुलती है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि 6 जनवरी की सुबह पत्रकार मुकेश चंद्राकर के पोस्टमार्टम के ब्यौरे सामने आए। इंडिया टुडे की सुमी राजप्पन की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश की गर्दन टूटी थी, कॉलर बोन टूटी थी, सर पर 15 जगह फ्रैक्चर के निशान, 5 पसलियां भी टूटी हुई और बाईं कलाई पर चोट के निशान। दिल की मांसपेशियां फटी हुई, लिवर 4 हिस्सों में कटा हुआ। विचलित कर रहे हैं आपको ये ब्यौरे। अब पत्रकारों के बारे में सोचिए जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये खतरे फेस कर रहे हैं, और उनके परिवारों के बारे में सोचिए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा पहला केस देखा। कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है मुकेश चंद्राकर का, उन्होंने काफी ग्रूसम डिटेल्स शेयर किए हैं। बिल्कुल हेड बोन में 15 फ्रैक्चर्स है, यानी मुकेश को रॉड से बहुत बेरहमी से मारा गया। इतना मारा गया कि 15 टुकड़ों में उसके ब्रेन के पीसेस वो हो गए, हार्ट रप्चर हो चुका है, लिवर के भी 4 टुकड़े हो चुके हैं और इसके अलावा गर्दन की जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी टूट चुकी है। और इसके अलावा 5 और बॉडी ऑर्गन्स है जिसमें काफी गंभीर चोटें आई है। ये फोरेंसिक के हमें हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आना है वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन प्रीलिमिनरी जो पोस्टमार्टम की गई है, डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि 12 साल के अपने अपने करियर में उन सभी ने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा था जिसमें इस तरह से इतनी बेरहमी से किसी की हत्या की गई हो। अभी तक मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ क्या और क्यों हुआ, इसका पुनरावलोकन जरूरी है, ताकि खबर नवीसों यानी पत्रकारों को यह सनद रहे कि उन्हें अपने काम की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। 32 साल के मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पुजारी पारा में रहते थे। बीजापुर यानी नक्सलवाद से प्रभावित इलाका। यहाँ रहकर मुकेश की शुरुआती पढ़ाई हुई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शुरू में वो घर चलाने के लिए कभी महुआ की शराब बेचते थे, कभी बाइक मैकेनिक का काम करते थे। फिर उनके बड़े भाई युकेश पत्रकारिता शुरू करते हैं और उन्हें देखकर मुकेश भी इस पेशे में आते हैं। कुछ न्यूज़ चैनलों और अखबारों के स्थानीय रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। नक्सल प्रभावित गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं। दूर दराज से कोई पत्रकार बस्तर में खबर करने आता तो मुकेश उनकी मदद करते। कुछ एक बरस पहले उन्होंने बस्तर जंक्शन के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। यहाँ वो छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों पर रिपोर्ट किया करते थे। अप्रैल 2021 में बस्तर के जंगलों में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट की नक्सलवादियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ कोबरा कमांडो घायल हुए और एक कमांडो को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। कमांडो को छुड़ाने की प्रशासनिक कोशिशें असफल हुई और इसके बाद मुकेश चंद्राकर अन्य 6 पत्रकारों के साथ जंगल में गए, नक्सलवादियों से मिले और कोबरा कमांडो को छुड़ाकर वापस लाए। मुकेश ने अपने एक्स के प्रोफाइल पर पत्रकारों को जंगल से बाहर लेकर आने का वीडियो भी पिन कर रखा था।
कट टू 25 दिसंबर 2024। इस दिन मुकेश ने एक सड़क को लेकर रिपोर्ट की। सड़क गंगालूर और हिरौली गांव को आपस में जोड़ती है। 120 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनवाया गया था। बनवाने वाले ठेकेदार का नाम सुरेश चंद्राकर। मुकेश ने रिपोर्ट में दिखाया कि नई बनवाई सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने सुरेश चंद्राकर पर जांच बिठा दी। सूत्र ये भी बताते हैं कि जिला कलेक्टर ने सुरेश चंद्राकर से कहा कि अगर दोषी पाए गए तो पूरी सड़क उखाड़कर फिर से बनानी होगी। सुरेश इस बात से खफा था। उसने पत्रकार मुकेश से संपर्क की कोशिश की। मुकेश ने मना किया। इसके बाद ठेकेदार के भाई रितेश ने मुकेश से बातचीत की, मिलने का दबाव बनाया। शुरुआत में मुकेश ने मना किया, लेकिन 1 जनवरी 2025 को मिलने के लिए वो राजी हो गए। इस दिन रात 8 बजे आखिरी बार मुकेश सीसीटीवी कैमरे में जीवित नजर आए। पूरी रात फिर वो घर नहीं लौटे। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने जांच शुरू की। 3 जनवरी की शाम पुलिस छतनपारा बस्ती पहुंची। ये इलाका मुकेश के घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के एक घर में सेप्टिक टैंक से पुलिस को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। सेप्टिक टैंक में उन्हें डालकर ऊपर से कंक्रीट की लेयर बिछा दी गई थी। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनके सर पर, पेट और पीठ पर चोट के निशान थे और बॉडी गंदे पानी में पड़े रहने से फूल गई थी। फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिसके ब्यौरे हमने आपको बताए। परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी हो चुका है। उनके भाई युकेश के आला अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते और घुटने टेकते तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें वो न्याय की भीख मांग रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मेरे हाथ में कटोरा ना आए। मैंने कोशिश की। ऐसे आया ना सर? सर नहीं आया सर, नहीं आया सर। कितनों के सामने विक्रम भैया ऐसे। नागरिकों को जब अपने अधिकारों को गिड़गिड़ाकर मांगना पड़े तब उसे हिंदी की भाषा शब्दावली में भीख ही कहते हैं। और ये शब्द मैं इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि शायद जिनकी संवेदनाएं बची हैं, जो प्रशासन में है, जो सरकार में है, उन्हें ये बात कचोटे कि जिन नागरिकों की बिना पर वो शासन करते हैं उनके प्रति उनके दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या है। क्योंकि शपथ सिर्फ पद संभालने के पहले लिया गया एक वचन भर नहीं, इसे रोज निभाना है आपको। बहरहाल पुलिस की जांच पूरी हुई। इस केस की कहानी सामने आई। 1 जनवरी 2025 मुकेश अपने घर से रितेश से मिलने के लिए गया। छतनपारा बस्ती वाले घर पर दोनों ने बैठकर साथ में खाना खाया। इसके बाद रितेश ने मुकेश से कहा उसने सड़क पर रिपोर्ट क्यों की, ये भी जानते हुए कि उनका चचेरा भाई रितेश भी उस सड़क के निर्माण से जुड़ा है। इसके बाद दोनों में बहस हुई। इसके बाद रितेश ने एक अन्य आरोपी महेंद्र राम टिके के साथ मिलकर मुकेश पर लोहे की रॉड से हमला किया। सर, पीठ, पेट, छाती पर वार किए, गला घोंटा और जब मुकेश की जान चली गई तो डेड बॉडी को सेप्टिक टैंक में डालकर रातों रात कंक्रीट बिछा दी गई। इसके बाद रितेश, महेंद्र और दिनेश ने मिलकर सबूत मिटाए। बीजापुर से रायपुर गया, एयरपोर्ट पर कार छोड़ी, फ्लाइट से दिल्ली गया। ठेकेदार सुरेश बीजापुर से ड्राइव कर हैदराबाद भागा। महेंद्र और दिनेश बीजापुर में रह गए। पुलिस ने सभी को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया है। बॉडी का शव पंचनामा, फोरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। घटना में अभी कई संदिग्ध लोग से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उसके पश्चात प्रकरण का मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, इन सब के बारे में काफी डिटेल जानकारी प्राप्त होने का संभावना है। मुकेश की मौत पर देश के अलग अलग इलाकों से पत्रकारों के प्रदर्शन की भी खबरें आई। जब इस केस में सुरेश चंद्राकर का नाम आया तो उसके बारे में खोजबीन शुरू हुई। 40 वर्षीय सुरेश बस्तर संभाग के नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े बड़े बड़े ठेके उठाता रहा है। साल 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान सलवा जुडूम शुरू किया। इसमें आम जनमानस के साथ मिलकर पुलिस नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती थी। सुरेश इसका भी हिस्सा रहा। फिलहाल वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य उपाध्यक्ष भी है। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उसे नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर भी बनाया था। 23 दिसंबर 2021 को उसने खूब चर्चा बटोरी जब अपनी शादी में पत्नी की विदाई के लिए निजी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। साथ ही रूसी डांसर्स के ग्रुप ने शादी में परफॉर्म किया। आम दिनों में एक सामान्य सी बात हो सकती थी, लेकिन 73% आदिवासी आबादी वाले बीजापुर के लिए ये बड़ी खबर थी। ये तो हुआ मुख्य आरोपी का प्रोफाइल। अब जो पीड़ित पक्ष है उनकी बात कर लेते हैं। मुकेश के भाई युकेश लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उन्हें दिल्ली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बस उन्हें वहां तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली जाए। इस केस की अन्य डिटेल्स शेयर कर रहे हैं साथी पत्रकार।
सुरेश चंद्राकर वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके खिलाफ मुकेश चंद्राकर ने स्टोरी की थी। उसके अलावा सुरेश चंद्राकर के छोटे भाई रितेश चंद्राकर, जिसको मेन अक्यूज कहा जा रहा है क्योंकि उसी ने इस पूरे मर्डर को इंप्लीमेंट किया है। उसके अलावा और भी सुरेश चंद्राकर का तीसरा जो भाई है, यानी कि सबसे छोटा भाई दिनेश चंद्राकर, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में उसने भी काफी साथ दिया है। उसके अलावा एक सुपरवाइजर जो है वो भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसी सुपरवाइजर ने हेल्प की थी कि वो कंक्रीट की बड़ी थिक लेयर बना के डिस्पोज ऑफ करने में, बॉडी डिस्पोज ऑफ करने में उस सुपरवाइजर का भी हाथ था। इसलिए इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि और भी लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। साथ ही पत्रकार की हत्या पर और इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात एक वायरस की, नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, छोटे में कहें तो HMPV। खबरों की माने तो इस वायरस ने चीन के अस्पतालों और मुर्दा घरों में हाहाकार मचा रखा है। हर जगह लोगों की भीड़ दिख रही है, पर चीन ने दावा किया इस वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं। ये वायरस क्या है, कैसे काम करता है, क्या हमें इससे घबराने की ज़रूरत है, इस पर आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले ताज़ा अपडेट्स। ताज़ा अपडेट ये है कि इस वायरस के भारत में अब तक 3 केस सामने आए। पहले 2 बेंगलुरु से, 4 जनवरी को यहाँ के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती एक 3 महीने की लड़की और एक 8 महीने के लड़के में वायरस की पुष्टि हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने दावा किया इन दोनों ही केसेस की कोई भी विदेश यात्रा की हिस्ट्री नहीं थी, लिहाजा इन्हें चीन में फैले इन्फेक्शन से नहीं जोड़ा जा सकता। एक और केस आया अहमदाबाद से। 6 जनवरी को यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती 2 महीने के बच्चे के अंदर इस वायरस की पुष्टि हुई। बच्चा मूलतः राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला है। राज्य में इस तरह के केसेस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की, जिसमें डूज एंड डोंट्स बताए गए। ऐसी ही एडवाइजरी महाराष्ट्र में भी जारी हुई है। लल्लन टॉप के सेहत कार्यक्रम में आपको इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये तो राज्यों की बात हुई। केंद्र सरकार का निर्देश क्या है कि इस वायरस से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ICMR तमाम केसेस की जांच कर रहा है। सुनिए भारत सरकार के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल गोयल को। Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. ये थी आज की बड़ी खबरें। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज नक्सली हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। ये हमला 6 जनवरी को दोपहर 2:15 पर हुआ। बीजापुर में कुतरू और बेडरे गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर अम्बेली नाम का एक गांव पड़ता है। ये कुतरू थाना क्षेत्र में है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में DRG जवानों की एक टीम बीजापुर से एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद नक्सलियों के खिलाफ लौट रही थी। जैसे ही गाड़ी अम्बेली के पास पहुंची, नक्सलियों की पहले से बिछाई गई बारूदी सुरंग यानी IED में ब्लास्ट हुआ और 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से आए दृश्यों को देखें तो समझ आता है कि धमाका कितना बड़ा था। सड़क पर क्रेटर गड्ढा हो गया, गाड़ी के पुर्जे 30-40 फीट दूर पेड़ों पर जाकर अटके और जवानों के शव दूर खेतों तक चले गए। सुनते हैं इस घटना पर बस्तर संभाग के IG नक्सल P सुंदरराज को। थाना बेदरे एवं कुट्टू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया IED के चपटमाने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी, DRG दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ। बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हैं और विचलित होकर ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारी लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी CM विजय शर्मा का भी बयान आया। ये IED ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लिखा कि हम सब शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहादत को कोटि कोटि सलाम। लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। बता दें, बीते 2 बरस में सुरक्षा बलों पर किया गया नक्सलियों का ये सबसे बड़ा हमला है। इसके पहले 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा में
कुछ इस तरह की घटना हुई थी जब आईडी हमला हुआ, जिसमें 10 पुलिसकर्मियों समेत एक ड्राइवर शहीद हुए थे। पिछले कई महीनों से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है, इसलिए जो सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कह रहे हैं कि ये हताशा में उठाया गया कदम है। अगली सुर्खी, बात दिल्ली की, जहां चुनाव के पहले बयानबाजियां हो रही हैं। किसने क्या कहा, जवाब क्या मिला, ये समझने के लिए, संदर्भ समझने के लिए ये 2 बयान देखिए। ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली की सीएम आतिशी पर व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणियां करते ये शख्स हैं भाजपा के पूर्व सांसद और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी की सीट पर पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी। साल 2023 में संसद में गाली गलौज के कारण चर्चा में वो पहले भी आ चुके हैं। अब नए बयान आए और इसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बहसबाजी इतनी बढ़ी कि कुछ ही घंटों के भीतर बयानों के बिधूड़ी को माफी मांगनी पड़ी। मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन उनकी माफी मांगते देर हो चुकी थी। कांग्रेस हमलावर हुई, सीएम आतिशी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू आए। सबसे पहले कांग्रेस नेताओं को सुनते हैं। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी में, चाहे भाजपा की हो, जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। अब रुक करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी से विधायक आतिशी सिंह का, जो कह रही है कि रमेश बिधूड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं, जो कि चलने फिरने में भी लाचार है। रमेश बिधूड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? ये तो राजनीतिक विरोध की बात हो गई। बिधूड़ी की अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मैंने रमेश जी का पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन जो जानकारी मिली है, समाज में महिलाओं का अपना एक विशेष योगदान रहता है और किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो माताएं बहनें होती हैं, उनका सम्मान करना और ये हम सबका दायित्व बनता है। अगली सुर्खी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी है। मुंबई पुलिस ने सोमवार को इस मामले में 26 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मकोका लगाया है, इसलिए मुंबई सेशंस कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट को अब स्पेशल मकोका कोर्ट में भेजा जाएगा। आज तक न्यूज चैनल में प्रकाशित विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 210 गवाहों के बयान हैं। कुल 4590 पन्नों की चार्जशीट है। पुलिस ने जीशान अख्तर, शुभम लोनकर और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपी बनाया है। चार्जशीट में हत्या की 3 वजह गिनाई गई हैं। पहली, बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती। दूसरी, लॉकअप में अनुज थापन की आत्महत्या का बदला। और तीसरी, लोगों में लॉरेंस बिश्नोई का डर कायम करना। अब ये 3 वजह सुनने के बाद प्रश्न आता है मन में कि अनुज थापन कौन है। दरअसल लॉरेंस गैंग ने 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी की थी। शूटर विकी गुप्ता और सागर पाल को बाद में गुजरात से गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी अनुज थापन को भी इस मामले से जुड़े एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। अनुज थापन की बाद में 1 मई को पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में मौत हुई। पुलिस का दावा उसने खुदकुशी की। मां रीता देवी का बयान और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक इल्जाम कि उनकी हत्या की गई। और इसके बाद अब ये चार्जशीट का अपडेट है। अगली सुर्खी, इसमें हाल भारत अमेरिका के रिश्तों का। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA जेक सुलिवन ने 6 जनवरी को IIT दिल्ली में एक सेमिनार को संबोधित किया और कहा, बीते 4 बरस में अमेरिका और भारत के संबंध सहकारिता के एक अलग स्तर पर पहुंच गए हैं। दरअसल मई 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी
ICET लॉन्च किया था। मकसद दोनों देश मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में साथ काम करें। इसी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में सुलिवन ने ये बयान दिया। Today, 7 decades later, and in this moment of technological transformation, India and the United States are taking our partnership to the next frontier together. And if we can get it right, I believe this partnership could be the most consequential of the 21st century. कार्यक्रम के पहले जेक सुलिवन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस मुलाकात में एस जयशंकर ने कहा, सुलिवन ने व्यक्तिगत रूप से दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में काम किया है। अगली सुर्खी में बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही झड़प की, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा करते हैं और अपनी आंतरिक दिक्कतों के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दरअसल 25 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 46 आम नागरिकों की जान गई। 3 दिन बाद अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी हमला हुआ। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ के सैनिक मारे भी गए। इस मामले में हम विस्तार से दुनियादारी में बता चुके हैं। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसिएगा वैसे।